Welcome students. Today our topic is element of gating system. Gating system refer to all passageway through which the molten metal passes to enter the mold cavity. तो ये जो अपने पास गेटिंग सिस्टम है, ये वो पोर्शन होता है हमारे कास्टिंग का जो मोल्टन मेटल को मोल्ड कैविटी में एंटरिंग के लिए प्रोजेक्टेड किया जाता है। द गेटिंग सिस्टम इज कंपोज, इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर, गेट एंड राइजर। ये आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे सारे पार्ट्स, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट क्या है हमको, जो हमारा गेट है, गेटिंग सिस्टम हमारा क्यों हम इसको डिज़ाइन करते हैं। हम नॉर्मल भी बना सकते हैं, पर इसको बनाने के लिए कुछ पर्पज़ है हमारा। लाइक मोल्ड शुड बी फिल्ड इन स्मॉल टाइम मेटल मोल्ड फ्लो विदाउट टर्बुलेंस। एक तो क्या होगा कि जो कम टाइम लगेगा हमारा मोल्ड को फिल होने में, दूसरी चीज़ क्या होगी, टर्बुलेंस कम से कम होना चाहिए। देन अनवांटेड मटेरियल शुड नॉट एंटर इनटू कैविटी। जो अनवांटेड मटेरियल्स है, लाइक जो सैंड हो गई, या फिर अनवांटेड मटेरियल में क्या हो गया, सैंड हो गई, या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर स्लैग हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करेगी, हमारी कास्टिंग को ख़राब कर सकती है। एटमॉस्फेरिक एयर शुड बी प्रिवेंटेड। जो अगर हमारा जो गेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी हमारे कास्टिंग में एंटर कर जाए। प्रॉपर थर्मल ग्रेडियंट शुड बी मेंटेन्ड। जो इसमें हाई टेम्परेचर होगा, उस हाई टेम्परेचर को अपन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, जिससे कि हमारा जो मोल्ड है वो ख़राब ना हो जाए। नो गेटिंग और मोल्ड इरोजन शुड बी टेक प्लेस। जो गेट है उसकी वजह से, उसके डिज़ाइन की वजह से ऐसा ना हो कि जो हमारी मोल्ड सैंड है उसमें इरोजन होने लग जाए, वो झड़ने लग जाए। एनफ मेटल शुड बी देयर इनसाइड द मोल्ड कैविटी। जितना मटेरियल होना चाहिए हमारी कास्टिंग के लिए, पूरी कास्टिंग के लिए, उतना मेटल उसमें अच्छे से फिल हो जाए, इकोनॉमिकली हो, ज़्यादा खर्चा ना हो। कास्टिंग यील्ड शुड बी मैक्सिमम, और हमको जो कास्टिंग मिले वो भी क्या हो, मैक्सिमम यील्ड हो। ठीक है, कुछ एलिमेंट हैं इसके। पोरिंग बेसिन, सबसे पहले पोरिंग बेसिन मेक इट इजी फॉर लेड और क्रूसिबल ऑपरेटर टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ मेटल फ्रॉम क्रूसिबल टू स्प्रू। अब क्या होता है, पोरिंग बेसिन हम क्यों बनाते हैं, हेल्प मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ द लिक्विड मेटल फ्लो। अब हम क्या करते हैं, पोरिंग बेसिन एक तरीके से आप बोल सकते हो रिजर्वायर है, जिसमें हम क्या करेंगे, मेल्ट मटेरियल को डालेंगे। वो इसलिए करते हैं, अगर हम सीधा ही स्प्रू में डालेंगे तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगी, और वो टर्बुलेंस की वजह से उसमें कैविटीज़ बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पोरिंग बेसिन बनाएंगे। सबसे पहले पोरिंग बेसिन में डालेंगे। पोरिंग बेसिन से क्या होगा, मेटल स्लो स्पीड में विदाउट टर्बुलेंस के उसमें फ्लो, स्प्रू में फ्लो होगा, और हमारी कास्टिंग में कोई भी कैविटी क्रिएट नहीं होगी। नाउ अदर, अच्छा इसका और भी काम होता है, जैसे कि कोई इम्प्योरिटी वगैरह होगी, लाइक कोई इम्प्योरिटी आ गई हमारे, जो हमारा मोल्टन मेटल है उसमें कोई इम्प्योरिटी है, तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी फ्लोट कर सकती है वो ऊपर ही रह जाएगी, और जो हैवी होगी, जिसकी डेंसिटी हाई होगी, वो बेड में नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमको ज़रूरत होती है पोरिंग बेसिन बनाने की। नेक्स्ट वी मूव टू स्प्रू। अ स्प्रू फीड मेटल टू रनर which in turn reaches the casting through gates. Sprue is the tapered with bigger and at top to receive the liquid metal. The smaller end is connected to runner. तो स्प्रू एक स्ट्रक्चर होती है जो टेपर स्ट्रक्चर होती है। ऊपर टॉप में इसका डायमीटर ज़्यादा होता है और बॉटम में इसका डायमीटर कम होता है।
After runner, it is located at the parting plane which connect the sprue to ingates. अब ये क्या करता है, ये पार्टिंग प्लेन के ऊपर होता है जहाँ पर कॉप और ड्रैग मिलते हैं, वो वाले प्लेन पर होता है। ये क्या काम करता है, स्प्रू से गेट तक मोल्टेड मेटल को ले जाने के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। इट इज़ नॉर्मली trapezoidal in cross section for ferrous metal. The runner should be kept in cope and ingate in drag. Now we move to gate. अब जो गेट है जिसके लिए हमारा ये मेन टॉपिक है, तो ये गेट क्या करता है, ये जो मोल्टन मेटल है उसको रनर के थ्रू होता हुआ मोल्ड कैविटी में एंटरिंग कराता है, वो होता है गेट। कनेक्टेड रनर टू मोल्ड कैविटी गेट डिज़ाइन आर कंट्रोल बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन। साइज ऑफ गेट डिपेंड ऑन साइज ऑफ कास्टिंग एंड रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। अच्छा, गेट हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। पार्टिंग लाइन गेट, आप डायग्राम में देख सकते हैं। पार्टिंग लाइन में, ये पार्टिंग लाइन के बीच में होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पार्टिंग लाइन के बीच में है गेट, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्टिंग लाइन गेट। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गेट है। सच गेट आर कॉमनली यूज एंड आर फाउंड टू गिव satisfactory service except when the mold is very deep. Okay, now move to top gate. टॉप गेट में क्या होता है, ओके, टॉप गेट क्या होता है कि इसको आप ड्रॉप गेट भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, मेटेरियल जो मोल्टेन मेटल है हमको सीधा ही डालते हैं, उससे क्या होता है, इसमें इरोजन भी हो सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर का मेटल जब बॉटम में, कैविटी के बॉटम में जाके गिरेगा तो क्या होगा, कुछ इरोजन करेगा, कुछ सैंड को निकालेगा और टर्बुलेंस भी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉप गेट। नाउ मूव टू बॉटम गेट। बॉटम गेट आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो। इसके अंदर बॉटम गेट में क्या होता है ये प्रोवाइड कराया जाता है ड्रैग में। इसमें जो लिक्विड मेटल है वो बहुत स्लो रेट से धीरे धीरे राइज होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसमें कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, इरोजन ऑफ सैंड भी नहीं होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम अमाउंट में होती है। और इसको हम डीप कास्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे मेटल ऊपर जाता जाएगा वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, और एक टाइम के बाद ऊपर की जो सरफेस है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी और मेटल जाएगा नहीं, इसलिए हमारी कास्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम गेट। नाउ मूव टू साइड गेट। साइड गेट के आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसमें एक से ज़्यादा भी गेट दिए जा सकते हैं। ये साइड में होता है, और जब इसमें लिक्विड मेटल डाला जाता है, जब इसमें लिक्विड मेटल को डाला जाता है तो सबसे पहले जो मटेरियल है सबसे नीचे वाले गेट में ही फ्लो होने लगेगा, क्योंकि हम इसमें कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले ये फिल होने चालू होगा, फिर ये, ठीक है ना। ये होता है हमारा साइड गेट। डिज़ाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम। अब जो गेटिंग सिस्टम है उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। हमारे पास कुछ पैरामीटर है जिससे हम गेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, लाइक पोरिंग टाइम, चॉक एरिया, स्प्रू, गेटिंग रेशो, स्लैग ट्रैप सिस्टम। सबसे पहले हम मूव करते हैं पोरिंग टाइम। पोरिंग टाइम क्या है, पोरिंग टाइम में, हाँ, पोरिंग टाइम में क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट फिल ऑफ मोल्ड को फिल करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पोरिंग टाइम। अच्छा, ज़्यादा टाइम कब लगेगा, पोरिंग टाइम जब मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा जो मटेरियल है या हायर पोरिंग टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तब इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और कम टाइम इसे तब लगेगा जब टर्बुलेंट फ्लो होगा।
पर टर्बुलेंट फ्लो के आपको पता है अपने नुकसान होते हैं, क्या होता है उसकी वजह से कैविटीज़ बन जाती है। इसीलिए सिर्फ इसीलिए हमको ऑप्टिमम टाइम चाहिए, वो टाइम ऑप्टिमम टाइम जिसमें क्या होगा कि हमारा जो पोरिंग टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा। इससे क्या होगा, टर्बुलेंस भी नहीं होगा और हमारी कास्टिंग प्रॉपर्ली फिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो पोरिंग टाइम कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, लाइक कास्टिंग मटेरियल कि हमारा मटेरियल कौन सा है, कास्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी कि डिज़ाइन कितना कॉम्प्लेक्स है, कास्टिंग के साइज़ पर डिपेंड करता है और सेक्शन ऑफ थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, सम स्टैंडर्ड मेथड फॉर द पोरिंग टाइम लाइक एज यू सी ग्रे कास्ट आयरन। अगर ग्रे कास्ट आयरन का मास लेस देन 450 kg है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, जो आप देख सकते हो। क्या है हमारे पास ये फॉर्मूला, हाँ ये क्या है हमारे पास, ये टाइम निकालने का फॉर्मूला है। हाँ, टाइम निकालने का फॉर्मूला है ये हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा। T = K √1.41 प्लस T अपॉन 14.59 ब्रैकेट बंद √W, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमको सेकंड में लिख ली है इसकी वैल्यू। यहाँ पर K एक फ्लूइडिटी ऑफ आयरन है इंचेस पर 40, इसको लिख के हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी ऑफ आयरन या फ्लूइडिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। T यहाँ पर एवरेज सेक्शन थिकनेस है, जो हमारे पास कास्टिंग होगी उसकी एवरेज थिकनेस है, ठीक है। और W हमारे पास मास ऑफ कास्टिंग है जो kg में है, ठीक है। ये होती है ग्रे कास्ट आयरन के लिए। अगर ग्रे कास्ट आयरन का मास ग्रेटर देन है 450 kg तो हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। पोरिंग टाइम फॉर द कास्टिंग, ये आपको कुछ गिवन है कुछ चीज़ें। कास्टिंग 20 kg, पोरिंग टाइम 6 to 10 सेकेंड लगता है। 100 kg के लिए 15 to 30 सेकेंड लगता है और 10,000 kg के लिए 60 से 180 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। स्टील के लिए हमको दे रखी है वैल्यू, आप देख सकते हो। शेल मोल्डिंग डक्टाइल आयरन के लिए आपको वैल्यू दे रखी है। कॉपर अलॉय के लिए, इंट्रिकेटली शेप्ड थिन वॉल कास्टिंग के लिए आपको स्ट्रक्चर दे रखी है ना। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए आपको स्ट्रक्चर दे रखी है। इससे रिलेटेड मैंने PDF आपके पास डाल दी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी मूव टू चौक एरिया। चौक एरिया क्या होता है कि जब हम गेट रनर में हम एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं जिसके क्रॉस सेक्शन रनर से कम होता है। अच्छा, इसका काम होता है जो मोल्टन मेटल होता है उसको कंट्रोल करना मोल्ड में जाने से, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा स्पीड से जाएगा या कम स्पीड से जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके लिए बर्नौली इक्वेशन लगाई जाती है 1/DTC √2GH, where A is the chalk area, W is the casting mass, T pouring time, mass density D = mass density of molten metal, G acceleration due to gravity, H sprue height और C efficiency factor। ओके, अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा वाला गेट है, ठीक है। अगर हमारे पास, आप डायग्राम में देख सकते हो, टॉप गेट है तो टॉप गेट के लिए जो कैपिटल H की वैल्यू है वो आप डायग्राम में देख सकते हो कैसे दिखा रखी है, ठीक वैसी ही ली जाएगी, ठीक। और अगर हमारे पास बॉटम गेट है तो बॉटम गेट में हम क्या करेंगे कि जो हमारे मोल्डिंग की हाइट है उसके हाफ को माइनस कर देंगे, ठीक। पार्टिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, पार्टिंग के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमारे स्प्रू की हाइट दे रखी है हमको गिवन, ठीक है। साथ साथ हमको मोल्ड की हाइट दे रखी है,
तो हम पार्टिंग लाइन से ऊपर जो हमारा मोल्ड है, मोल्ड के टॉप से लेकर पार्टिंग लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको P से अपन ने इंडिकेट किया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हो जाएगा पार्टिंग कैपिटल H इज इक्वल टू स्मॉल h माइनस P²/2c। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास चौक एरिया। इस पर भी डिपेंड करता है हमारा गेटिंग सिस्टम। नाउ स्प्रू इज द मेन पार्ट ऑफ द मोल्डिंग डिज़ाइन और गेटिंग डिज़ाइन। एज द लिक्विड मेटल passes down the sprue it lose its pressure head but gain velocity। क्या होगा कि ऊपर से जब टॉप में डाला जाएगा तो इसका जो डायमीटर वो बड़ा होता है, बट क्या होता है नीचे इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, छोटा होता है। ठीक है, इस पर क्या होगा, ऊपर से डालने पे प्रेशर तो कम हो जाएगा इसका जैसे जैसे नीचे जाएगा, पर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से कुछ टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है ना, एंड प्रमोट लेमिनार फ्लो फ्रॉम द पोरिंग बेसिन। द फ्लो बिगेन ए near vertical incline that act upon a gravity with an accelerative gravity force। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये ऊपर की साइड से हम मटेरियल को डालते हैं। इसके हमने समझने के लिए 3 पोर्शन किए हुए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट पोरिंग बेसिन, देन स्प्रू। ठीक है ना। इसकी हमने हाइट दिखाई हुई है, पोरिंग बेसिन से लेकर बॉटम ऑफ स्प्रू तक HT हाइट है, और जो हमारा जहाँ से स्प्रू चालू हो रहा है पोरिंग बेसिन में और लिक्विड मेटल फिल है, वो डिस्टेंस हम लोगों ने दिखाया हुआ है HC से। ठीक है ना। अच्छा, फ्री सरफेस ऑफ मेटल आप देख सकते हो डायग्राम में सब लिखा हुआ है। 2 स्प्रू टॉप और 3rd स्प्रू बॉटम। Assuming entire mold is at atmospheric pressure, no limit below atmospheric pressure. Second, metal in the pouring basin is at 0 velocity। ठीक है, pouring basin में हम 0 velocity लेके चलेंगे तो मास फ्लो रेट फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताया जाता है, ρAV, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हम जानते हैं कि जैसे हम किसी पानी से पाइप से हम छिड़काव कर रहे हैं, कुछ गाड़ी धो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जब हम उसको आगे से खींचते हैं तो वो बहुत आगे तक जाती है वेलोसिटी। तो क्या होगा कि हमको ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि इस पर ज़्यादा पानी निकल रहा है या नॉर्मल पकड़ने पर नहीं निकल रहा है, पर ऐसा नहीं होता। जितना मास है वो कंटिन्यू निकलता रहता है, क्योंकि आप देखोगे जब हमने उसको आगे से प्रेस नहीं किया है, दबाया नहीं है हमारी डक्ट को, नली को, तो क्या होता है वाटर निकलता रहता है नॉर्मल, पर उसमें क्या ज़्यादा होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे हम उसको आगे से प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं और ओपनिंग कम कर देते हैं, छोटी कर देते हैं, तो क्या होता है वो दूर तक जाता है। अभी उसमें एरिया कम हो गया है पर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, इसलिए मास हमेशा कितना होता है, सेम फ्लो होता है। तो मास फ्लो रेट हमेशा कांस्टेंट है। उससे हम इक्वेशन निकालेंगे। हम 2 पॉइंट लेंगे हमारे पास, स्प्रू एंटरिंग और स्प्रू एग्जिट। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है A2/A3 इज इक्वल टू V3/V2। V की वैल्यू रखेंगे तो 2GHT 3 के लिए, और 2 के लिए 2GHC, 2G कट जाएगा, HT/SC आएगा। HT/SC इज इक्वल टू A2/A3 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इससे हमको पता लगता है कि हमारी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा हमारे स्प्रू का वो पैराबोलिक होना चाहिए, पर जब हम इसको बनाएंगे तो ये पैराबोलिक नहीं बन पाता है। ठीक है ना, एक्चुअल में पैराबोलिक नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको टेपर और सिलेंड्रिकल शेप में क्रिएट कर देते हैं। गेटिंग रेशो, नाउ मूव टू गेटिंग रेशो। द गेटिंग रेशो रेफर टू proportion of the cross sectional area between sprue runner and ingate। तो इन तीनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, गेटिंग रेशो। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं, नॉन प्रेशराइज और प्रेशराइज। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेशराइज की।
प्रेशराइज में क्या होता है, नॉन प्रेशराइज में क्या होता है, दिस हैज़ ए चौक एट बॉटम ऑफ द स्प्रू हैविंग टोटल रनर एरिया इन गेट एरिया ग्रेटर देन स्प्रू एरिया। तो क्या होता है, इट हैज़ ए चौक एट बॉटम ऑफ द स्प्रू हैविंग टोटल रनर एरिया एंड इन गेट एरिया ग्रेटर देन स्प्रू एरिया। तो स्प्रू एरिया से ये ज़्यादा होता है। दिस रिड्यूस द टर्बुलेंस, दिस इज़ यूजफुल फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम अलॉय, दिस हैव टेपर्ड स्प्रू बेस वेल एंड पोरिंग बेसिन। ठीक है, तो इनका कुछ रेशो दिया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 1:4:4, यानी कि क्या होगा, स्प्रू का एरिया सबसे कम हो गया है। फिर हम मूव करेंगे किस पर, रनर पर, रनर का ज़्यादा है और गेट का भी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज है, एयर इंस्पिरेशन हो जाता है, यानी कि क्या होगा कि जो एयर है उस पर पास होने लग जाएगी, है ना, और कास्टिंग यील्ड भी इसमें क्या होगा, लेस होगा। नाउ प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या होता है, इन दिस टाइप गेट एरिया आर स्मॉलेस्ट दस मेंटेन ए बैक प्रेशर। इसमें क्या होता है, गेट का एरिया क्या होता है, कम होता है। बिकॉज ऑफ दिस द मेटल इज द मोर टर्बुलेंट एंड फ्लो फुली विद मिनिमम एयर एस्पिरेशन, दिस हैज़ ए हायर कास्टिंग यील्ड मोस्टली यूजफुल फॉर फेरिस कास्टिंग। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो हमारे पास स्प्रू का एरिया 1 है, देन रनर का एरिया सबसे ज़्यादा है, और देन गेट का एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही हम उसको प्रेशराइज करेंगे आगे से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टर्बुलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, ये बैक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लास्ट इज स्लैग ट्रैप सिस्टम, रनर एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा रनर है, इस रनर का डायमीटर कुछ है, तो हम इसके बीच में एक एक्सटेंशन लगा देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गेट हमारा पहले आ गया है और हमारा जो एक्सटेंशन है ये आगे तक है। तो क्या होगा कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो तो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट होंगे। तो हमारा जो रियल मेटल है, जो हमारे पास रियल मेटल है वो प्योरली फ्लो होगा। ठीक है ना, तो ये होता है हमारे पास स्लैग ट्रैप सिस्टम। थैंक यू।